नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम करेंगे। क्योंकि जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आजकल प्रश्न पूछने का थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। नए पैटर्न के आधार पर, नए पाठ्यक्रम के आधार पर हम अपने प्रश्नों को तैयार करते हुए अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि एक तथ्य के साथ हम जो है कई तथ्यों को भी देखते हुए करते हुए चल रहे हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। DET+B TGT PGT हिंदी की जो परीक्षाएँ अभी हाल ही में होने वाली हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है हम विद सॉल्यूशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ जो है प्रश्न उत्तरों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1। और DET+B के अलावा भाई जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, NTA नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक जो है जगदीश गुप्त थे। और अन्य ऑप्शनों के आधार पर जब हम देखें तो धर्मवीर भारती ने जो है धर्मयुग पत्रिका का संपादक किया, और अज्ञे जी ने जो है प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन किया, और जो है श्री नरेश मेहता जी ने साहित्यिक पत्रिका कीर्ति के संपादक ये रहे। उसके बाद आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि माने जाते हैं? किस सप्तक के अंतर्गत संकलित रहे केदारनाथ सिंह जी? एक केदारनाथ अग्रवाल है और एक केदारनाथ सिंह है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि रहे हैं और केदारनाथ सिंह प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे सप्तक के अंतर्गत। तो केदारनाथ सिंह जी जो है 7 जुलाई 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये तीसरे सप्तक के अंतर्गत रहे प्रयोगवाद के अंतर्गत। अज्ञे जी ने जो है 4 सप्तकों को संपादन किया था। प्रथम सप्तक जो है 1943 में आया, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा जो है 1979 में। इस प्रकार से इन चारों सप्तकों के सन को भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए, ध्यान से समझते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, केदारनाथ सिंह का जो जन्म है 7 जुलाई 1934, 19 मार्च 1918 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि साहित्यकार के रूप में इन्होंने काम किया। ये अज्ञे जी द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के कवि रहे हैं। और 2013 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1979 ईस्वी में इन्हें कीर्ति अकाल में सारस जो कीर्ति है इनकी रचना, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अर्थात इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार और जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें व्यास सम्मान, मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त सम्मान और उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, बिहार का जो है दिनकर सम्मान तथा केरल का कुमार सम्मान जो है आदि ये सम्मान भी जो है इन्हें प्राप्त हुए। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अज्ञे का पूरा नाम आप सभी को पता है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अज्ञे जी के संबंध में और मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु को रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ। अज्ञे जी का जन्मभूमि कुशीनगर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 4 अप्रैल 1987 और मृत्यु स्थान रहा दिल्ली, यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ अज्ञे जी का। और जो है मृत्यु कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। मुख्य कीर्तियाँ, जो मुख्य रचनाएं हैं अज्ञे जी की, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो प्रमुख कीर्तियों में शामिल है कविता भ्रमरदूत 1933, चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहिरी 1954, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ
69 सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बोलता हूँ 1973। इनके अज्ञे जी द्वारा रचित उपन्यासों में शामिल है शेखर एक जीवनी, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है 1966। नदी के द्वीप, ये पूछा जाता है कई बार, ये किस विधा की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है नदी के द्वीप जो है अज्ञे जी द्वारा लिखा गया 1952 का एक उपन्यास है। अपनी अपनी अजनबी 1961। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार निम्नलिखित में से रहे हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जी को उत्तर कबीर पर जो है व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और केदारनाथ सिंह जो है हमने पढ़ाई था प्रयोगवाद के तीसरे शतक के कवियों में शामिल है। इन्हें जो है अकाल में सारस जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। उसके बाद 1997 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और केदारनाथ सिंह की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जब हम देखें तो अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो और उत्तर कबीर, ये सभी जो है रचनाएं इन केदारनाथ सिंह जी की है और उत्तर कबीर पर इन्हें जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद के रचना का नाम बताइए। तो संपूर्णानंद जी की रचना का नाम निम्नलिखित में से है, इनमें से है भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति जो है संपूर्णानंद जी की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 6, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन जो है किस रचना से लिया गया है। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, जो है कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो जो है बिना जाति के आपका पानी नहीं चलता। ये जो कथन है ये निम्नलिखित में से किस रचना का है, तो ये मैला आंचल रचना का है, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1954 में ये मैला आंचल हिंदी साहित्य का जो है प्रथम और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु जी की अन्य रचनाओं में हम देखें तो उपन्यासों में जब बात करें इनके, मैला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। परती परिकथा, जुलूस, दिग्तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सभी के सभी उपन्यास जो हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं। उसके बाद कथा संग्रह की बात करें, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोर्टर, ऋण, जल, धन, जन, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली रचना है इनकी। और प्रसिद्ध कहानियाँ जो है, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तब के एकला, चलो चलो रे, ठेस। ठेस कहानी भी जो है कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उसके बाद देख लेते हैं और मारे गए गुलफाम उफ जो है तीसरी कसम, इस पर जो है फिल्म भी बन चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पर जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित जो कौन सी रचना पर फिल्म भी जो है प्रकाशित हो चुकी है। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य कीर्ति निम्नलिखित में से विष्णुकांत शास्त्री जी की प्रसिद्ध गद्य कीर्ति का नाम बताना है हमें इनमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ चंद्र की कुछ कपूर, जो ये रचना है ये विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा रचित रचना है। और अन्य जो रचनाएं जब हम देखें, पूजा की पोथी, पूजा की पोथी ये पूरी रचना नहीं है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गए हैं यहाँ। तो पूजा की पोथी नाम से जो रचना है वो है पूर्ण चंद्र जोशी जी की। और शुभ्रा रचना का नाम के लेखक श्री प्रकाश मिश्र जी है। और दोपहरिया के फूल जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद। अशोक के फूल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी रचना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है। तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम आप लोगों को आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जो है वियोगी हरि जी का वास्तविक नाम है। वियोगी हरि जी की जो रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं
उनको भी अब एक बार हम देख लेते हैं, जिनमें शामिल है प्रेम शतक। वियोगी हरि का जन्म जो है 1896, मृत्यु 1988। साथ साथ हम साहित्यकारों के जीवन के जो उनके जन्म मृत्यु हैं उनको भी एक बार हम बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो क्रम वाइज भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जो महत्वपूर्ण साहित्यकार होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको जो है डायरेक्ट उनके जन्म और मृत्यु के संबंध में उनका सन भी पूछ लिया जाता है। इसलिए हमें हर एक तथ्यों को, हर एक बिंदुओं को बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीणा, प्रेम पथिक, वीर सतसई कई बार पूछी जाती है भाई परीक्षाओं में, और मेवाड़ केसरी, ये सभी रचनाएं जो हैं काव्य वियोगी हरि जी की है। गद्य काव्य के अंतर्गत शामिल है तरंगणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, पगली। नाटक में शामिल है वीर हरदौल और छद्म योगिनी। आत्मकथा में है मेरे जीवन परवाह, ये इम्पोर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से। इनकी आत्मकथा कई बार पूछी जाती है परीक्षा में कि मेरा जीवन परवाह जो आत्मकथा है किस लेखक की है, तो आपको ध्यान रखना है वियोगी हरि। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से जो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, द्रुश्वामनी, इन तीनों नाटकों को आपको पता ही है जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। नाटकों में जयशंकर प्रसाद ने अपनी जो है काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। लेकिन करबला जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी का है। और प्रेमचंद जी द्वारा केवल 3 नाटक लिखे गए, जिनमें शामिल है करबला, प्रेम की वेदी और संग्राम। देख लेते हैं इनसे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इनका जो कथानक है 5 अंकों और कुल 42 दृश्यों में विस्तृत है। प्रेमचंद के 3 नाटकों की रचना की, 1923 में संग्राम, 1924 में करबला और 1934 में जो है प्रेम की वेदी। ये तीनों नाटक जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है। और मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, काफ़ी सारी रचनाएं लिखी है। लगभग 300 कहानियों की रचनाएं की है प्रेमचंद जी ने। और उपन्यासों की भी काफ़ी रचनाएं की है, जैसे कि सेवासदन, प्रेमाश्रम, गोदान और जो मंगलसूत्र, इनका अधूरा उपन्यास रहा है। कर्मभूमि, रंगभूमि, जो ये सभी उपन्यास जो है प्रेमचंद जी की है। इनके उपन्यासों का सन भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न उत्तरों के माध्यम से जब हम करेंगे बिल्कुल डिटेल से बार बार इनकी रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा नया प्रश्न है, देख लेते हैं, क्योंकि ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की जो कहानी है, ये जो है DPPLC के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न, अभी PGT हिंदी के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो हरिबिंदी जो है किस साहित्यकार की कहानी है, ये आपको बताना है। हरिबिंदी नाम से कहानी है मुर्तला गर्ग की। मुर्तला गर्ग की प्रसिद्ध कहानी है हरिबिंदी। तो मुर्तला गर्ग जो लेखिका है, महिला लेखिकाओं में प्रसिद्ध लेखिका रही है, काफ़ी सारी इन्होंने रचनाएं की है। उसके बाद हरिबिंदी कहानी में दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता से ऊबी हुई युवती की मनोदशा का चित्रण इसमें प्रस्तुत होता है। और मैत्री पुष्पा जी की जो कहानियाँ हैं, उन मैत्री पुष्पा जी की जो रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। स्मृति 10, चाक, ये कई बार पूछा जाता है भाई चाक, गुना बेगुना, अलमा कबूतरी, लकीरें, आंगन पांखी और खुली खिड़कियाँ, ये सभी जो हैं मैत्री पुष्पा जी द्वारा रचित रचनाएं हैं। उषा प्रियवदा जी की रचनाएं हम देख लेते हैं। वनवास कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, ये जो रचना है एक कोई दूसरा, सभी रचनाएं ये जो है उषा प्रियवदा जी की है। ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। और जो अगली जो हमारी हरिबिंदी की लेखिका है वो है मुर्तला गर्ग, हमने देख ही लिया था। इसके अलावा अनित्य, कर लेंगे सब हजम, जादू का कालीन, मंजूर नामंजूर, उसके हिस्से की धूप, ये भी परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं। ये सभी रचनाएं मुर्तला गर्ग की है। मनु भंडारी जी की एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये रचनाएं जो है यही सच है और त्रिशंकु, मनु भंडारी जी की जो रचनाएं है काफ़ी बार परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली ये सभी रचनाएं हैं। एक सैलाब, मैं हार गई,
तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है और त्रिशंकु। इन रचनाओं में से कोई एक न एक जो है परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाती है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका निम्नलिखित में से अलका सारावागी है। अलका सारावागी जी द्वारा लिखी गई जो रचना है वो शेष कादम्बरी है। उसके अलावा और अन्य ऑप्शन में जितनी महिला लेखिका दी हुई है इनकी भी हम कुछ उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों को भी देख लेते हैं। तो मुर्तला गर्ग जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है जिसमें शामिल है चितकोबरा, कठगुलाब। उषा प्रियवंदा ने लिखा 55 खंबे लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, रुकेगी नहीं है शायद भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यात्रा, शेष यात्रा और अंतर्वेदी, ये सभी के सभी उपन्यास उषा प्रियवंदा जी के हैं। और मनु भंडारी जी के उपन्यासों में हमने देख ही लिया था, आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान और स्वामी, ये सभी जो उपन्यास है मनु भंडारी जी के हैं। एक है अलका सारावागी, तो ये अलका सारावागी जो लेखिका है इनकी भी रचनाओं को परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि कली कथा, बाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, ये सभी रचनाएं जो हैं अलका सारावागी जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 12। आनंद कादम्बरी का संपादक, आनंद कादम्बरी जो रचना है उसके संपादक कौन रहे हैं ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। आनंद कादम्बरी एक पत्रिका का नाम है, तो आनंद कादम्बरी मिर्ज़ापुर से निकाली गई पत्रिका रही है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जो है इनके संपादक रहे हैं। इनका उपनाम जो है प्रेमगन जी है बद्रीनारायण चौधरी जी का, और प्रकाशन वर्ष इस पत्रिका का 1881 माना जाता है। अन्य पत्रिकाएं हैं इनके द्वारा, अन्य जो ऑप्शन में महत्वपूर्ण साहित्यकार दिए हैं इनके द्वारा भी जो प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के नाम देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट, प्रदीप पत्रिका का प्रकाशित किया बालकृष्ण भट्ट जी ने, और हरिश्चंद्र जी ने जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी कवि वचन सुधा, इन 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र ने प्रताप लहरी पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी द्वारा कीर्तियाँ जो देख लेते हैं। इनकी प्रमुख कीर्तियों में शामिल है भारत सौभाग्य, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, रामागमन, संगीत, सुधा सरोवर और भारत भाग्योदय काव्य, ये जो है इनकी जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी की जो है रचनाएं हैं। और भारत सौभाग्य रचना इनकी 1888 ईस्वी में कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने वाले के लिए लिखा गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे पत्रिका 1881 में मिर्ज़ापुर में आनंद कादम्बरी ये संपादित की गई, ये हम पढ़ ही चुके हैं। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है निम्नलिखित में से जो है एक कविता है, लीलाधर जुगड़ी का एक काव्य संग्रह है नाटक जारी है। इसके बाद देख लेते हैं लीलाधर जुगड़ी के काव्य संग्रह शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, ये पूछा जाता है भाई घबराए हुए शब्द, वह भी शक्ति देता है, ये सभी जो काव्य संग्रह है ये लीलाधर जुगड़ी जी के हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट नाटक जारी है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसके अलावा और अन्य रचनाएं भी पूछी जा सकती है, ज़्यादा नहीं है, आपको देख लेना है और रिवाइज कर लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 झूलानट उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो झूलानट नामक जो उपन्यास है ये किस उपन्यासकार का उपन्यास है ये आपको बताना है। तो इसकी जो लेखक है ये रही है मैत्री पुष्पा जी। मैत्री पुष्पा झूलानट उपन्यास की लेखिका है। तो देख लेते हैं आंसर, झूलानट उपन्यास की रचना मैत्री पुष्पा जी ने की। यह मैत्री पुष्पा का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। मैत्री पुष्पा की अन्य जो रचनाएं हैं उनमें शामिल है कस्तूरी कुंडल बसे, बेतवा बहती रहे, स्मृति दंश, फैसला, सिस्टर, अब फूल नहीं खिलते, गुड़िया भीतर गुड़िया, इनकी आत्मकथा संबंधी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15
वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा नामक जो रचना है वो निम्नलिखित में से जो है राहुल सांस्कृत्यायन जी की है। राहुल सांस्कृत्यायन जी के संबंध में देख लेते हैं। वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है। ये भी आपको देखना है, जिसकी कहानियाँ इतिहास में मानवीय सभ्यता के विकास में घटी घटनाओं के मैनेजर लिखी गई हैं। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। घटी घटनाओं के जो आधार पर लिखी गई है इस कहानी। वोल्गा से गंगा हमारे सभ्य समाज के शुरुआती युग के मृत सत्तात्मक होने की प्रतिपादित करती है और यह संग्रह स्त्री के वर्चस्व की बेजोड़ रचना है। ये पूछी जाती है निम्नलिखित में से स्त्री के वर्चस्व को बेजोड़ करने वाली रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी नहीं है। इस प्रकार आपको हर एक रचनाओं के संबंध में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये किस विषय से संबंधित रचना है, क्योंकि आजकल नए पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्रश्नों को जो है करने की भी थोड़ी सी शैली को जो है बदलते हुए करते हुए चलना है, ताकि आप परीक्षा में किसी भी प्रकार से अगर प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं आगे। यह राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह है। वोल्गा से गंगा इसकी कहानियाँ 8000 वर्षों तथा 10,000 किलोमीटर की परिधि में बंधी हुई है। यह कहानियाँ भारतीय मानवों की सभ्यता के विकास की कड़ी है। श्याम सुंदर दास जी की रचनाएं हम देख लेते हैं। तो साहित्यालोचन 1923 ईस्वी में, भाषा विज्ञान 1924 में, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य भाग 1 1935 और हिंदी के निर्माता भाग 1 व 2 1940-41। मेरी आत्म कहानी ये श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। कबीर ग्रंथावली 1928, साहित्यिक लेख जो है 1945। उसके बाद अन्य ऑप्शनों के आधार पर जब हम देखें तो सरदार पूर्ण सिंह जी की भी रचनाएं हम देख लेते हैं, क्योंकि सरदार पूर्ण सिंह की जो है सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता और आचरण के संबंध सभ्यता, ये सभी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मात्र 4 निबंध इन्होंने लिखे हैं, ये आप लोगों ने देख ही लिए सरदार पूर्ण सिंह जी ने। उसके बाद जो है डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो है विचार और विवेचन 1944 में, विचार और अनुभूति हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा ये लिखे गए ग्रंथ हैं। तो आपको ध्यान रखना है, विचार और विवेचन कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विचार और अनुभूति और हिंदी साहित्य का इतिहास। वैसे डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें लगभग 25 अध्याय हैं और जो 800 प्लस लगभग पृष्ठ रहे हैं। जैसे कि हर एक साहित्यकार ने अपना अपना इतिहास लिखा है, इसी प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा भी जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया वो एक तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास न होकर हिंदी साहित्य की जो उन्होंने भूमिका के रूप में काम किया था, जो उनके हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी प्रमुख कवि हुए हैं उनके संबंध में अपने जो है उन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे और उनकी जो रचनाएं लिखी गई उन रचनाओं के विषय में इन्होंने बताया है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी जो है एक आलोचनात्मक निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र जी से संबंधित भी हम जो है 1-2 वीडियो के माध्यम, अगर आप डॉक्टर नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको जो है मैराथन क्लास के माध्यम से एक अध्याय को हम जो है समझते हुए करते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को करने की कोशिश करेंगे। अन्यथा जो है मोटे मोटे तौर पर जो आप अगर समझना चाहते हो तो 1-2 वीडियो में मैं इसके डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगी परीक्षा से पहले। तो देखती हूँ कल ही शायद मैं क्लास लेकर के आऊँ डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कि आपको उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलेंगे, तथ्य देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं या एनटीए नेट की परीक्षाओं सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप DSSS टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल विद टेस्ट सीरीज़ के साथ या फिर अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ PDF आप लोगों को चाहिए या फिर प्रॉपर तरीके से क्लास चाहिए तो मुझे
828437 इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 16। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? कालिदास जी द्वारा लिखा गया, जो कि संस्कृत के प्रमुख विद्वान रहे हैं। कालिदास संस्कृत के आचार्य रहे हैं। इन्होंने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किस साहित्यकार ने किया? हिंदी के में ये पूछा हुआ है। तो आंसर आप लोगों को पता ही है, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास जी की जो रचना अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसको जो है अनुवाद करके लिखा है। इन्होंने जो है राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में बात हो रही है भाई। इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितोषी नामक पत्र निकाला और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंश में एवं मेघदूत का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के कवियों में शामिल नहीं है? तो कौन कवि भारतेंदु कवियों में शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जो है भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है। और अन्य जो ये कवि है प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और जगमोहन। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, जगमोहन नहीं है, ये जगमोहन है केवल। तो जगमोहन जो है ये सभी के सभी भारतेंदु मंडल के कवि रहे हैं। और जो रामनरेश त्रिपाठी जो है ये स्वच्छंदतावादी कवियों में शामिल है। तो देख लेते हैं अगला हमारा जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं उनमें शामिल है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी। ये प्रमुख कवि जो है भारतेंदु मंडल के अंतर्गत शामिल है, क्योंकि इन कवियों को आपको ध्यान रखना है, किसी कवि का भी नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी की मुख्य रचनाएं हैं मिलन, पथिक, शौपन, मानसी, अन्वेषण, हे प्रभो आनंददाता। मिलन, पथिक, शौपन और मानसी इनकी जो कविता रचनाएं हैं ये संग्रह है, काव्य संग्रह है। ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाषा इनकी खड़ी बोली है और हिंदी उर्दू इनकी भाषा रही है। पुरस्कार इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। 18 प्रश्न नंबर संख्या को हम देख लेते हैं। तो छायावाद एक अस्पष्टतावाद जिसमें भाव या रस क्या है अपितु इनकी छाया भी नहीं। जो ये कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है सुशील कुमार। सुशील कुमार ने जो ये है इनकी रचना है हिंदी में छायावाद। ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो ये हम काट देते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सुशील कुमार। सुशील कुमार ने छायावाद के संबंध में कहा है कि छायावाद एक अस्पष्टतावाद है जिसमें भाव या रस क्या है अपितु इनकी छाया भी नहीं। तो ये कथन जो है कहा गया है तो सुशील कुमार जी द्वारा, और इनके द्वारा लिखा गया किस ग्रंथ में कहा ये इन्होंने? हिंदी में छायावाद। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 19। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब ही जो है छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन हम बार बार पढ़ चुके हैं छायावाद के संबंध में। तो आंसर हो जाएगा हमारा राम कुमार वर्मा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माकर जी द्वारा रचित हमारा अलंकार ग्रंथ है वो है पद्माभरण। और पद्माकर जो है रीतिकाल के प्रसिद्ध अंतिम कवियों में माने जाते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो देख लेते हैं पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज। पद्माभरण जो है पद्माकर जी द्वारा एक अलंकार संबंधी ग्रंथ है और कविराज शिरोमणि की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। और पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में शामिल है हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरुद्धावली, कली पचीसी, अलीहज प्रकाश और राम रासायन। ये सभी जो हैं अलीजा प्रकाश और राम रासायन ये सभी रचनाएं जो है पद्माकर जी की है। और इन्हीं रचनाओं में से आपको जो है परीक्षाओं में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इन्हीं प्रश्नों में से जो है आपको परीक्षाओं में बहुत सारे तथ्य देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा
आपको इन्हीं प्रश्नों में से ही बार बार जो है रिवाइज होते हुए प्रश्नों को जब हम कर रहे हैं तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। लगभग जो है आपके यहाँ पर जो है 90% से भी अधिक जो है प्रश्न आपको इन्हीं जो हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को कर रहे हैं इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसा मेरा भाई उद्देश्य है, मानना है, टारगेट है कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको परीक्षा में यहीं से मिले। उन्हीं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम करते हुए चले। पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को जब हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो उन्हीं तथ्यों में से घुमा फिरा कर हमें प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 21। और भाई वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करो और साथ में कमेंट भी अवश्य किया करो। आप जो है कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को जो है कमेंट भी किया करो और लाइक भी किया करो, जिससे मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिले। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। मतीराम जी द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा है? तो मतीराम जी का जो ग्रंथ है वो इनमें से कौन सा है? ललित ललाम। और ललित ललाम ये भी पूछा जाता है मतीराम जी का किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक अलंकार संबंधी ग्रंथ है, अलंकार संबंधी ग्रंथ है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है। और यह जो अन्य ग्रंथ है मतीराम जी के उनमें शामिल है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार और रसराज, सतसई, अलंकार पंचशिका। अलंकार पंचशिका भाई ये थोड़ा टाइपिंग ये बीच में नहीं आएगा। और व्रत कौमुदी, जबकि कृष्णायन के कृष्णायन जो रचना है उसके रचनाकार रहे हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र तथा जगत विनोद के रचयिता रहे हैं पद्माकर। ये आप लोगों को अन्य ऑप्शनों के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कृष्णायन जो रचना है उसके रचनाकार रहे हैं द्वारका प्रसाद और जो जगत विनोद के रचनाकार आप सभी को पता है इसके रचनाकार रहे हैं जो पद्माकर जी। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा? ये आप सभी को पता है, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है। जबकि डॉक्टर गिरियशन जी ने आदिकाल को चारण काल तथा रीतिकाल को रीति काव्य कहा है। और अन्य विद्वानों ने भी जो है अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार हिंदी साहित्य के नामकरण को अपने नाम के अनुसार दिया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? इनमें से लक्षण ग्रंथकार कवि कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? घनानंद, क्योंकि घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि रहे हैं और अन्य कवि जो है इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि रहे हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथों को आधार नहीं बनाया, उन्होंने मुक्तक रूप से अपनी रचनाओं को लिखा है। तो रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर ये सभी प्रमुख कवि आते हैं। तो देख लेते हैं घनानंद जी के संबंध में लक्षण ग्रंथकार नहीं है तो ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ, बुंदल शहर में हुआ। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता जो है मोहम्मद शाह रंगीले थे और इनके द्वारा रचित काव्य कीर्तियाँ देख लेते हैं। सुजान सार, इष्टलता, विरह लीला, वियोगवेली, कोकसार और कपाकंद, रसकेलीवली और यमुना यस, ये सभी रचनाएं जो हैं घनानंद जी द्वारा लिखी गई है। और सुजान नाम से काफ़ी सारी रचनाएं लिखी है, कई लेखकों द्वारा लिखी गई है, जैसे कि सुजान चरित्र, सुजान हित, सुजान सार, ये कई रचनाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस लेखक की रचना कौन सी है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ और आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना चाहो तो सुजान नाम से जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाओं और उनके लेखकों का नाम आप जो है लिख करके बता सकते हो ताकि आप लोगों की बार बार रिवीजन हो सके। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार
निम्नलिखित में से संपूर्ण रचना क्रम पर प्राप्त हुआ। जो नरेश मेहता जी को जो है 1992 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 1992 के बाद जो है जितना भी जब भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तो वे संपूर्ण रचना पर साहित्यकार को प्राप्त होने लगाया था। उससे पहले जो है रचना विशेष पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता था, जैसे कि चिदम्बरा रचना पर सबसे पहले जो है पंत जी को प्राप्त हुआ 1968 ईस्वी में। तो पहले जो है केवल साहित्यकार की एक विशेष रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1992 के बाद जब जो है नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण रचना पर प्राप्त हुआ तो उसके बाद जो है संपूर्ण रचना पर ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना है। उनके संपूर्ण रचना क्रम पर दिया गया, न कि किसी रचना विशेष के लिए। इसकी प्रमुख कीर्तियाँ हैं जो नरेश मेहता जी की प्रमुख कीर्तियाँ परीक्षा में पूछी जाती हैं, जैसे कि वन पांखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को और देखना एक दिन आख्या। ये सभी की सभी ये जो है रचनाएं नरेश मेहता जी की है। सॉरी भाई, पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं हैं? निम्नलिखित में से इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कविता के नई प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ये सभी की सभी रचनाएं जो है रामविलास शर्मा जी की है। लेकिन कविता के नई प्रतिमान जो है नामवर सिंह की है, रामविलास की नहीं है। एक है कविता के नए प्रतिमान और एक है नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान किसकी है? नई कविता के प्रतिमान, एक है कविता के नए प्रतिमान, एक है नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान के लेखक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखती हूँ आज कमेंट बॉक्स में आप कितने प्रश्नों का आंसर दे पाते हो, तो शायद ही कोई बच्चा आंसर देता है। तो देख लेते हैं, ये हमने देख लिया। तो कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ छायावाद, कहानी और नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज आदि हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? तो इनमें से जो है सीढ़ियों पर धूप जो है काव्य संग्रह अज्ञे जी का नहीं है, और अन्य तीनों काव्य संग्रह हरिघास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा में, ओ है भाई ये जो नहीं आएगा ओ आएगा, अरि ओ करुणा प्रभा में, ये काव्य संग्रह अज्ञे जी का है। और आंगन के पार द्वार, ये सभी काव्य संग्रह जो है अज्ञे जी की है। तो इनसे संबंधित भी और अन्य तथ्य देख लेते हैं। नई कविता सीढ़ियों पर धूप जो है रघुवीर साई जी की रचना है, अज्ञे जी की नहीं है। काव्य संग्रह है रघुवीर साई जी के अन्य काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए भी वही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बावरा हेरी, ये अज्ञे जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, ये आपको बताना है। अमन का राग जो है पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है। शमशेर बहादुर जी की एक लंबी कविता है। महाप्रस्थान, कनुप्रिया और उर्वशी, ये सभी के सभी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो इनके लेखक के नाम भी हम देख लेते हैं। अमन का राग हमने देख ही लिया, शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है। महाप्रस्थान जो है नरेश मेहता जी की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का एक गीति नाट्य है। और उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो कि उनका एक खंड काव्य है। ये आपको ध्यान रखना है कौन से जो उर्वशी रचना है दिनकर की रचना किस प्रकार की है और जयशंकर प्रसाद की किस प्रकार की है, क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि उर्वशी खंड काव्य किस साहित्यकार का है। तो वहाँ पर दिनकर का भी ऑप्शन में अगर नाम होगा तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको दोनों विधाओं को ध्यान रखते हुए याद कर लेना है। उर्वशी जो गीति नाट्य है
वो दिनकर जी का है, लेकिन जो खंड काव्य है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। इसके बाद देख लेते हैं आगे। कनुप्रिया 1959 ईस्वी में धर्मवीर भारती की प्रबंधात्मक रचनाएं है जो पौराणिक कथा पर आधारित हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 28, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की निम्नलिखित में से किस कविता में नहीं है, तो वो नहीं है अंधेरे में। मेरे सहचर मित्र इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकार, ये सभी रचनाएं जो हैं रहस्य पुरुष बिंब पर आधारित मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि गजानन मुक्तिबोध जो की कविता अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अंधेरे में जो मुक्तिबोध जी की अंधेरे में कविता है उसका प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ, तो आपको ध्यान रखना है आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। 29वां प्रश्न हम देख लेते हैं। बार बार हम जब सन बोलते हैं तो प्रश्नों में भी सन हमें बार बार मुंह से निकल रहा है कि 1929वां प्रश्न नहीं, 29वां प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से जो है 7 जून 1955 में हुई। बीजे खेर इसके अध्यक्ष रहे। तो देख लेते हैं राजभाषा प्रथम आयोग के अध्यक्ष जो है बाल गंगाधर रहे। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में 21 सदस्य थे। इस आयोग के विषय में सिफारिशों के लिए गठित किया गया था। संघ में सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः से अधिक प्रयोग, संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषाओं की मनाही और संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए और संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप एक समग्र सूची तैयार करना, जिसमें ये बताया गया कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा व संघ व राज्यों के बीच और एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ली। तो इस प्रकार से इन राजभाषा आयोग के विषय में की सिफारिशों के रूप में ये जो है मुख्य पॉइंटों को जो है गठित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30, जगत विनोद रचना के रचनाकार कौन है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पद्माकर जी है। पद्माकर जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। जगत विनोद में जो है 6 प्रकाश व 731 छंदों में नवरसों का विवेचन हुआ है। काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। रस रहस्य में मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है और भाव विलास में रस एवं नायिक का भेद वर्णित है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में आरंभ हुई, तो ये हुई 1968 ईस्वी में। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष पूछा हुआ है 1968 ईस्वी। तो भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा 1968 ईस्वी में प्रारंभ हुई। कवि वचन सुधा वाराणसी से प्रकाशित यह नए युग का सूत्रपात करने वाली पत्रिका मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित नई पत्रिका हरिश्चंद्रिका, बालबोधिनी और जो है कवि वचन सुधा आदि पत्रिकाएं रही हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न नंबर 32, संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित हुए।
शुक्ल का कथन यह है कि इस उपन्यासकार के बारे में बताया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी के संबंध में इन्होंने कहा है कि संवत 1955 में इन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला, यानी कि उपन्यास नामक मासिक पत्र का जो संपादन किया उसके कौन रहे संपादक, वो रहे किशोरी लाल गोस्वामी। और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अगर ये पूछ लिया जाए द्वितीय उत्थान के यानी कि उनके लगभग कितने उपन्यासों को प्रकाशित किया, 65। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। किशोरी लाल गोस्वामी जी का जन्म 1865 ईस्वी में, जन्म वृंदावन में 1900 ईस्वी में हुआ और किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती नामक एक लघु कहानी शुरू हुई जिसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया। यह हिंदी की पहली मौलिक कृति मानी जाती है, हिंदी की पहली लघु कहानी मानी जाती है। और निम्बार्क संप्रदाय के में अनुयायी थे ये। और 1998 में किशोरी लाल गोस्वामी ने 9 व्यास पत्रिका नामक पत्रिका भी निकाली जिसमें उसके उपन्यास भी प्रकाशित होते हैं। ये सरस्वती पत्रिका के पंचायती संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे। किशोरी लाल गोस्वामी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की, ये हम देख चुके हैं। 1998 में एक मासिक पत्रिका नामक उपन्यास नामक इन्होंने पत्रिका निकाली जिसमें गोस्वामी ने 65 उपन्यास प्रकाशित किए। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों में प्रमुख उपन्यास है लवंगलता व आदर्शबाला 1890, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1899, लीलावती व आदर्शवती 1901, चपला व नव्य समाज 1903, तरुण तपस्विनी व कुटुर वासिनी 1906, पूर्ण जन्म का सोतिया 1907, माधवी माधव मदन मोहनी 1909, अंगूठी का नगीना 1918। ये सभी जो हैं उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी जी की हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो दूसरे सप्तक के अंतर्गत शामिल नहीं है इनमें से कौन सा कवि? शमशेर बहादुर सिख, शकुंत माथुर और मुक्ति बोध ये दूसरे सप्तक के कवि रहे हैं। लेकिन भवानी प्रसाद जो है दूसरे सप्तक के कवि नहीं हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो है, एक सेकेंड भाई, ये हमारा भाई आंसर यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि आंसर हमारा मुक्ति बोध होगा शायद, आई थिंक। तो आप लोग दूसरे सप्तक के कवियों में जो शामिल कवि है वे आपको ध्यान रखना है। ये तीनों कवि दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। भवानी प्रसाद जी आते हैं भाई दूसरे सप्तक में, लेकिन मुक्ति बोध शायद प्रथम सप्तक के कवि रहे हैं, आई हो। और आप एक बार चेक कर सकते हो प्रथम सप्तक के कवि रहे, तो आंसर हमारा डी होगा, ए नहीं होगा। तो आओ सर हमारे सामने था इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो प्रश्नों को हमें ध्यान से देखते हुए चलना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरा सप्तक के कवि जो है 1951 में जो तार सप्तक के अंतर्गत दूसरे सप्तक का संपादन किया अज्ञे जी ने 1951 में, क्योंकि प्रथम जो सप्तक है 1943 में आया, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1979 में। इनमें 7 कवियों को शामिल किया गया। इन सभी 28 कवियों को जो है आपको ध्यान रखना है कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत है, क्योंकि एक प्रश्न जो है परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है भवानी प्रसाद मिश्र और शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर चाय, धर्मवीर भारती ये सभी के सभी दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। गजानन मुक्ति बोध शायद वही प्रथम सप्तक के कवि है। और आप जो है कमेंट बॉक्स में सभी तार सप्तक के कवियों को लिख सकते हो, प्रथम और दूसरे सप्तक के कवियों को आप जो है लिख करके बता सकते हो। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। उड़ गया गरजता यंत्र गुरुड़ बन बिंदु शून्य में पिघल गया सांप, ये जो पंक्ति है अज्ञे की किस कविता से ली गई है? तो ये पंक्ति जो है हवाई अड्डे पर विदा कविता से ली गई है। तो अज्ञे जी का पूरा नाम आप लोगों ने देख लिया, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे की कीर्तियाँ जो है भगनदूत, चिंता, बावरा हेरी, इंद्रधनुष, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा आदि ये अज्ञे की प्रमुख कीर्तियाँ हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं।
उड़ गया गरजता मंत्र गरुड़ बन गया, बन बिंदु शून्य में विदा गया पर सांप। जो ये पंक्तियाँ हैं पंक्ति प्रयोगवादी कवि अज्ञे की हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता से है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा समस्त सप्तकों के संपादक माने जाते हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 35। भैया आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हमने अधिक प्रश्नों को आज की क्लास में लिया है। तो क्योंकि अभी परीक्षाओं की तिथि पास में ही आने वाली है तो अधिक से अधिक प्रश्नों का जितना ज़्यादा हो सकेंगे हम लंबी लंबी क्लास के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। ब्रज भाषा का विकास किससे है हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास आपको पता है शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ। शोरशैनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से निकली और अन्य बोलियाँ जैसे कि ब्रज भाषा, राजस्थानी आदि खड़ी बोली जो है ये सभी के सभी जो है शोरशैनी अपभ्रंश से निकलने वाली बोलियां हैं। तो ब्रज भाषा का विकास हुआ शोरशैनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा, राजस्थान व मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये संस्कृत में जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा की साहित्य उपलब्ध है। ये पूछा जाता है ब्रज भाषा की जननी भाषा कौन सी है? तो ये जो है जैसे कि हिंदी की जननी भाषा संस्कृत ही है, पश्चिमी हिंदी से ही ब्रज भाषा निकली है तो आंसर हमारा संस्कृत होगा। तो संस्कृत है सभी पश्चिमी भाषाओं की जननी। तो देख लेते हैं आगे। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है लाल कवि। लाल कवि जी द्वारा लिखा गया महाराज छत्र प्रकाश और छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र छत्र प्रकाश इन्होंने 2 चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ इनका वर्णन किया है। इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक है। छत्र प्रकाश पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक का जीवन का वृत्तांत इसमें दर्शाया है। उसके बाद एक पैराग्राफ भी हमने यहाँ पर लिया है ताकि आपकी जो है जिस प्रकार से परीक्षा में पैराग्राफ भी पूछा जाता है उस प्रकार जो है आपको उनके भी थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस आप लोगों की होती रही। तो बीच बीच में हम एक गद्यांश के रूप में एक पैराग्राफ के रूप में भी थोड़े से इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को हम देखते हुए करते हुए चलेंगे ताकि आपके पढ़ने की शैली जो है विस्तृत होती रहे। एकदम से आप जो पैराग्राफ को पढ़े तो ऐसा ना लगे कि हम जो बहुत ज़्यादा जो है पढ़ते हुए आपको थोड़ी सी जो है हेजिटेशन या जो है कठिनाई का सामना करना पड़े। तो इस प्रकार से हम कुछ पैराग्राफ को भी करते हुए चलेंगे अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो देख लेते हैं। शुक्ल जी कबीर की प्रतिभा के कायल थे। तो ध्यान से पढ़ना है, एक ही बार हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे क्योंकि पैराग्राफ आसान है, प्रश्नों का आंसर हम लोगों को देना है। तो देख लेते हैं। शुक्ल जी जो है कबीर की प्रतिभा के कायल थे। किसके कायल थे? कबीर की प्रतिभा के। लेकिन उनके काव्य की मार्मिकता के बारे में प्राय मौन थे और वे निपुण का ज्ञानाश्रय शाखा को लोक भूमि पर स्थित नहीं मानते थे। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर नहीं की बात आ जाए तो आपको वहीं सर्कल लगाना है कि क्या नहीं मानते थे। तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को लोक भूमि पर स्थित नहीं मानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। निर्गुण पंथ का हठयोग और उनकी रहस्यात्मक अंतरसाधनात्मक उलटवासियों शुक्ल जी की रुचि की नहीं है। तो शुक्ल जी के संबंध में हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना है क्या क्या बिंदु उठाए हैं। स्वर्ण समाज से उपेक्षित और तिरस्कृत अवर्णों की विचारधारा और उनकी भावना सवर्ण विचारधारा से भिन्न होगी, इससे शुक्ल जी ने नहीं समझा। इसलिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर की जुलाहा जाति वर्ण व्यवस्था के प्रति उनके विद्रोह आक्रोश को समझने की आवश्यकता पड़ी। द्विवेदी जी ने कबीर को साहित्यिक भूमि पर नए सिरे से प्रतिष्ठित किया। तो आई होप आप जो है इस पैराग्राफ को समझ चुके होंगे। कुछ 2-3 ही पॉइंट शुक्ल जी के विचारधारा को यहाँ पर दर्शाया है, कुछ ही पॉइंटों के माध्यम से बताया है। तो देख लेते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है। निम्नलिखित में से
किसका संबंध निर्गुण पंथ से नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था शुक्ल जी के निर्गुण पंथ से संबंध नहीं है। देख लेते हैं अवतारवाद का, उलटवासियों का, रहस्यात्मक साधनात्मक का, या फिर जो है हठ योग का। निर्गुण के अंतर्गत किसका संबंध नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा निर्गुण की जब बात आ जाए तो हमें अवतारवाद में विश्वास नहीं करना है। अवतारवाद में इन्होंने विश्वास नहीं किया या सगुण काव्य धारा के कवियों ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और ये तीनों की तीनों विशेषताएं निर्गुण के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा अवतारवाद, आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद शुक्ल ने कबीर के किस गुण के कायल थे। शुक्ल कबीर के किस गुण के कायल थे, ये हमें पैराग्राफ में ही देखने को मिलेगा। श्री रामचंद्र शुक्ल जो है कबीर की प्रतिभा के कायल थे। तो पहले ही लाइन में हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट जो पैराग्राफ होते हैं उनमें डायरेक्ट हमारा आंसर छुपा हुआ होता है। प्रतिभा के कायल थे। शुक्ल जी किसके कायल थे, कबीर के प्रतिभा के कायल थे। आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं आगे। कबीर का संबंध किस जाति से था। तो कबीर का संबंध आप सभी को पता है जुलाहा जाति से था। कबीर शुक्ल जी किस धारा को लोक भूमि पर स्थित नहीं मानते थे। तो मैंने आपको बताया जहाँ नहीं शब्द आ जाए वहाँ पर आपको शर्कर लगा लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया कि शुक्ल जो है कबीर की प्रतिभा के कायल थे, लेकिन उनके काव्य की मार्मिकता के बारे में मौन रहे। वे निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को लोक भूमि पर स्थित नहीं मानते थे। तो किसकी नहीं मानते थे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा शुक्ल लोक भूमि पर स्थित नहीं मानते थे निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ज्ञानाश्री शाखा को जो है वे लोक भूमि पर स्थित नहीं मानते थे। उसके बाद देख लेते हैं आगे। किसने कबीर को साहित्यिक भूमि पर नए सिरे पर प्रतिष्ठित किया। ये हमने पैराग्राफ के अंत में ही पढ़ा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को साहित्यिक पृष्ठभूमि पर जो है नए सिरे पर प्रतिष्ठित किया। जा शायद देख लेते हैं यहाँ पर। ये आप लोगों ने यहाँ द्विवेदी जी ने कबीर को साहित्यिक पृष्ठभूमि पर नए सिरे पर प्रतिष्ठित किया है, यानी कि द्विवेदी जी का मतलब यहाँ पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में कहा है। तो इस प्रकार से हमने पैराग्राफ के प्रश्नों को भी देख लिया है और इसी प्रकार से पैराग्राफ को भी जो है आप लोग पढ़ते हुए हर रोज़ या फिर 2-3 दिन में एक पैराग्राफ को भी करते हुए चलोगे तो पैराग्राफ के अंतर्गत जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनमें से एक भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा। क्योंकि परीक्षाओं में एक पैराग्राफ तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में जो है पैराग्राफ से भी संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनकी भी प्रैक्टिस करते हुए आपको साथ साथ चलना है। तो आज की क्लास हमारी बस इतनी ही होगी भाई। तो इसी प्रकार हर रोज़ हम हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए प्रैक्टिस करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ही रहे हैं। जो बच्चा, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बच्चा DSSS टीजीटी पीजीटी हिंदी की प्रॉपर तरीके से विद जो है टेस्टों के साथ विद नोट्सों के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहता है तो आप जो है 8383 नंबर पर जो है 828383828437 नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हो। मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम अपनी परीक्षाओं की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।